कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हमारा एडजेक्टिव। क्या है आज का हमारा टॉपिक? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, बैंक एग्जाम्स में इससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हम दो क्लासेज में कवर करेंगे। क्योंकि आज वाली जो क्लास है इसमें मैं आपको कुछ वर्ड स्पेशल एडजेक्टिव बताऊंगा। सेकंड जो क्लास होगी वो डिग्री से रिलेटेड होगी। दोनों ही क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं। 10 क्वेश्चंस रहते हैं, उन सबको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। गारंटी है जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा व्हेन आई विजिटेड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं बोले सर छोटा दिखाई नहीं देता। व्हेन आई विजिटेड द म्यूजियम आई फाउंड ए बिग, आई होप आपको इतना बड़ा अच्छे खासे तरीके से दिख रहा होगा। तो आई फाउंड ए बिग वुडन इटालियन ग्रीन टेबल। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अरे ये बात समझ में? ठीक है, अब मुझे ये बताइए इज दिस क्वेश्चन राइट और रॉन्ग? कमेंट लिख दीजिए अपना जल्दी से। क्या आपको ये क्वेश्चन सही लग रहा है या गलत लग रहा है किसी भी तरह से? अगर कोई एरर है तो बताइए इसमें क्या एरर है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक सेंटेंस से आपको पूरा एडजेक्टिव जो क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यस क्विक आप अपने कमेंट कर दीजिए। ओके, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए इसका एक सीधा सा फंडा है, क्लियर कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, SSACNM। आप अच्छे से जानते हो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी शो करता है। क्या शो करे? क्वालिटी। दैट्स मीन क्वालिटी शोइंग वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। अरे ये बात समझ। अब ये आपको जो सैक्नम है इसको कैसे याद रखो? SSACNM, मतलब इसको एक माइंड में फिट कर लीजिए सैक्नम के टाइम पर। ठीक है, अब इसमें एस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला जो आपके सामने एस होता है उस एस का मतलब होता है साइज। दूसरा जो एस होता है इसका मतलब होता है शेप। ए जो होता है इसका मतलब होता है एज। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे सी की बात करना चाहूं तो सी होता है आपके कलर, एन होता है आपके नेशनलिटी और एम होता है आपके मटेरियल। मतलब इसका जो सीक्वेंस होता है एडजेक्टिव का हमेशा, ये क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। क्योंकि बहुत से बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं वो हमें सही लगते हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी शो करेगा तो उस नाउन से पहले उसका सीक्वेंस जो है वो सैक्नम कंडीशन के अंदर रहना चाहिए। दैट्स मीन सबसे पहले उस नाउन की क्वालिटी के तौर पर साइज आनी चाहिए, फिर शेप आना चाहिए, फिर उसका एज आना चाहिए, फिर कलर मेंशन होना चाहिए, फिर नेशनलिटी आनी चाहिए और फिर क्या आना चाहिए? आपके मटेरियल आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं देखूं तो नाउन क्या है यहां पर? टेबल। क्या है नाउन? आपके टेबल। अब मैंने पूछा टेबल से केसी टेबल। मैंने क्या पूछा? टेबल से केसी टेबल। अब केसी टेबल में जवाब क्या आएगा? बिग टेबल। तो बिग क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी शो कर रहा है। दैट्स व्हाई बिग इज एन एडजेक्टिव। अगर मैं पूछूं विच कैसी टेबल है आपके, तो जवाब क्या निकल कर आया? वुडन टेबल। तो वुडन भी क्या शो कर रहा है? इसकी क्वालिटी। दैट्स मीन वुडन भी एडजेक्टिव है। मैंने पूछा केसी टेबल, तो जवाब क्या निकल कर आया? इटालियन टेबल। तो ये भी क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव है। मैंने पूछा केसी टेबल, तो क्या जवाब निकल कर आया? ग्रीन टेबल। तो ये भी क्या शो कर रहा है? इसकी क्वालिटी शो कर रहा है। दैट्स मीन अगर कोई भी वर्ड, ठीक है, इफ एनी वर्ड शोज द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, तो अब इसमें कितने एडजेक्टिव आ चुके हैं टोटली? देखिए 1 2 3 4। ओके, कितने एडजेक्टिव आ चुके हैं आपके सामने? यहां पर 4 एडजेक्टिव आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस। देखना, बिग क्या है? साइज है। बिग क्या है भाई? साइज है। टेबल की साइज कैसी है? बिग है। मैंने पूछा वुडन क्या है, तो वुडन क्या है? एक तरह से इसका मटेरियल है। वुडन क्या है? यहां पर मटेरियल है। अरे ये बात समझ।
मैंने अगर आपसे पूछा इटालियन क्या है, तो इटालियन क्या होती है, नेशनलिटी होती है। जैसे मैंने आपको कहा इंडियन, हमारी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। और फिर मैंने पूछा ग्रीन क्या है, तो ग्रीन क्या होता है, आपके कलर होता है। अब देखो सीक्वेंस बन रहा है क्या, क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले एस आया, फिर एम आया, फिर एन आया और फिर क्या आया, सी। ऐसा सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एस एस ए सी एन एम, तो ही सही होगा। दैट्स मीन ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो चुका है, गलत। अब आप बोले सर ये तो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये गलत निकल चुका है सेंटेंस। यही एडजेक्टिव होता है, मैंने सब कुछ ए के रूप में ले लिया है, तो हमेशा सीक्वेंस ये रहना चाहिए। तो अगर आप इसको राइट करोगे तो आप क्या राइट करोगे, मैं यहां लिख देता हूं ए, ठीक है। साइज सबसे पहले आएगी, तो साइज क्या हो गई, बिग, ठीक है। उसके बाद शेप, शेप यहां दिया हुआ नहीं है, एज यहां दी हुई नहीं है। कलर, कलर क्या है आपके, ग्रीन, क्या है कलर, ग्रीन। फिर दोगे आप नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या है, इटालियन, तो ये क्या हो जाएगा, इटालियन। फिर आप दोगे मटेरियल, मटेरियल कैसा है, वुडन मटेरियल है, कैसा है मटेरियल, वुडन, ठीक है। और उसके बाद आप दोगे नाउन, तो नाउन क्या है हमारे सामने, टेबल है, तो यहां राइट होगा व्हेन आई विजिटेड द म्यूजियम आई फाउंड ए बिग ग्रीन इटालियन वुडन टेबल, ठीक है। अब मैं मान लो इसके अंदर किसी भी तरह से आपके सामने इसमें शेप भी जोड़ देता हूं, भाई बिग तो क्या है, उसकी साइज है, शेप कैसी है, राउंड टेबल है, तो राउंड की अगर पोजीशन बनेगी तो वो किसके बाद बनेगी, बिग के जस्ट बाद। तो अगर मैं राउंड जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड ए बिग राउंड ग्रीन इटालियन वुडन टेबल। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आ चुका होगा कि एक्चुअल में एडजेक्टिव क्या होता है। सेंटेंस में ये कितनी भी बार अपनी पोजीशन ले सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, मोर देन 2 टाइम्स टेक्स्ट पोजीशन इन अ सेंटेंस, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सीक्वेंस किससे याद रखोगे, सैक्रोनिम से याद रख लेना। सैक्रोनिम मतलब दैट्स मीन, रिवाइज करिए मेरे साथ तभी याद होगा। सबसे पहले साइज, फिर एज, फिर सॉरी साइज के बाद शेप, फिर एज, फिर कॉलम, फिर नेशनलिटी और फिर आपके मटेरियल। अब आप बोले सर एक एग्जांपल हमारे को किसी भी तरह से आप एज वाला भी दे दो जिसके अंदर एज भी आनी चाहिए आपके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, तो एक सेंटेंस यही चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ही इज ए 30 ईयर ओल्ड, क्या लिखा मैंने, अब देखो एज आ चुकी है, ही इज ए 30 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन नेग्रो। अब ये आपके सामने सेंटेंस दिख रहा होगा आपको। तो देखो मैंने आपको कहा निग्रो क्या है, यहां पर एक नाउन है। मैंने पूछा कैसा निग्रो, 30 साल का। मैंने पूछा कैसा निग्रो, ब्लैक कलर का। मैंने पूछा कैसा निग्रो, अमेरिकन। तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, 30 ईयर इसकी एज है। क्या है, 30 ईयर इसकी एज है। उसके बाद ब्लैक क्या है, कलर है। और उसके बाद अमेरिकन क्या है, नेशनलिटी है। तो देखो सीक्वेंस बन चुका है ACN। क्या सीक्वेंस बन चुका है, ACN। ये नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस बन चुका है, दैट्स मीन सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, कैसे इसकी पोजीशंस होती है। मैंने पूरा का पूरा एडजेक्टिव आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, इसके टाइप्स अलग अलग नहीं पढ़ाकर एक ही सेंटेंस में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो था सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस उसकी आप किसी भी तरह से कंडीशंस चेक कर लेना, क्या क्या वो फॉलो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब एक्चुअल में जो बैंक में पूछे जाते हैं, हम उन एरर का डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन से वर्ड स्पेशल आपसे एडजेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मैं आपके सामने उठाता हूं ईच और एवरी। बैंक में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन किससे बनता है, आपके ईच और एवरी से बनता है। अब ईच और एवरी के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, एरर चेक करते हुए चलिएगा, बताइएगा, कमेंट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द प्रिंसिपल इन लाइन। इस सेम सेंटेंस में मैं यहां ईच की जगह क्या कर देता हूं, एवरी स्टूडेंट वेंट टू मीट द प्रिंसिपल इन लाइन। एक और सेंटेंस दे देता हूं मैं इसी तरह से, ईच बॉय वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट बाई मी 1 by 1। और एक ईच की जगह मैंने क्या कर दिया यहां पर
एवरी कर दिया है। आपके सामने सारे सेंटेंस है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस आपके राइट है, कौन सा रॉन्ग है। यस, कमेंट फास्ट, बी हरी अप, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। ओके, यस, बहुत से बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं, बहुत से के गलत है। कंडीशन चेक करते हैं। देखिए कुछ नहीं, जब कभी किसी सेंटेंस में अगर आपको ईच और एवरी अगर दिख रहा हो तो उस कंडीशन में आपको क्या राइट करना है, पहले चेक करना है। अप्रोच होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस में किसी भी तरह से डिवीजन की बात हो रही हो तो आप ईच का यूज करते हो, और सेंटेंस में किसी भी तरह से यूनिटी की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, हमेशा एवरी का यूज करते हैं। पहली कंडीशन आपको ये चेक करके चलनी है। अब देखिए इसके पीछे सेंटेंस में हिंट देगा। मैंने कहा प्रत्येक बच्चा जो था वो प्रिंसिपल से लाइन में मिलने गया। अब लाइन में अगर मिलने जाओगे तो इसका मतलब आप क्या होगे, एक के बाद एक खड़े रहोगे, प्रिंसिपल एक एक करके सबको बुलाएगा। तो यहां पर हिंट क्या है हमारे सामने, इन लाइन। क्या है, इन लाइन। तो ऐसी कंडीशन में क्या राइट होने वाला है, डिवीजन हो चुका है तो क्या राइट होगा आपके ईच, और एवरी क्या होगा, गलत होगा। मैंने कहा ईच बॉय वाज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय मी वन बाय वन, दैट्स मीन इन दिस सेंटेंस वन बाय वन इज इंडिकेटिंग डिवीजन। ओके, और डिवीजन जब आ जाता है एक एक करके चीज देंगे तो यहां पर क्या राइट होगा, आपके ईच राइट होगा, एवरी क्या हो जाएगा, गलत। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो कभी भी जब आपको सेंटेंस में इन लाइन दिख जाए, आपको वन बाय वन दिख जाए, या एक अच्छा दे रहा हूं लेवल का है, अगर इन टर्न भी आपको कभी दिख जाता है तो उस सेंटेंस में हमेशा ईच का यूज होगा, एवरी का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों होते हैं ये तीनों हमेशा क्या करते हैं, आपके डिवीजन की बात करते हैं, यूनिटी की बात नहीं करते। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, कोई डाउट किसी तरह से नहीं है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अब हम और क्या क्या कंडीशंस होती है ईच और एवरी की। देखिए जो भी चीज मैं आपको यह बताऊंगा वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स के साथ बताऊंगा, मैं पहले रूल नहीं रटवाऊंगा आपको, इसीलिए एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सको। जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज हैप्पी, इसी तरह से अगर मैं कहता हूं आपको एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज हैप्पी, दोनों सेंटेंस में से बताइए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। यस, कमेंट करिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं अब हम। देखो सबसे पहली चीज आप एक चीज नोटिस कर लीजिए, ईच के बाद अगर कभी भी ऑफ दिख जाए तो वो हमेशा क्या माना जाता है, सही। लेकिन अगर आपको एवरी के बाद ऑफ दिख जाए तो वो हमेशा क्या माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है। इफ यू फाउंड ऑफ जस्ट बिहाइंड द ईच, आ रही है बात समझ में, दैट्स वाई दिस इज राइट, बट आफ्टर ऑफ बट ऑफ इज यूज्ड आफ्टर एवरी तो वो क्या माना जाता है, आपके रॉन्ग माना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब हम इस चीज को किस तरह से क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार हम जल्दी से। सबसे पहली चीज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ईच के बाद ऑफ आता है तो ईच क्या होता है, आपके एडजेक्टिव भी होता है और साथ ही साथ प्रोनाउन भी होता है, दैट्स वाई ईच के बाद ऑफ क्या माना जाता है, राइट माना जाता है। लेकिन अगर एवरी के बाद कभी भी आपको ऑफ दिख जाए तो गलत क्यों होता है, क्योंकि एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव, इसलिए ये रॉन्ग माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि मैं एवरी को किस तरह से आपके प्रोनाउन बना सकता हूं, तो तीन तरीके होते हैं। एवरी के साथ आप बड़ी लगा दो, वन लगा दो, थिंग लगा दो, मतलब आप कर सकते हो एवरीबॉडी, आप कर सकते हो एवरीवन, आप कर सकते हो एवरीथिंग। ठीक है, अब इन तीनों में आप एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, इनके बाद अगर प्रोनाउन हो चुका है और फिर ऑफ आ जाए तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। दैट्स मीन ईच ऑफ है तो यहां पर ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है जबकि वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज राइट। बट एवरी के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि नहीं आ सकता। अब इसको अगर प्रोनाउन बनाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, एवरी वन, क्या कर सकता हूं मैं, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या कर सकता हूं मैं, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एवरी वन के बाद अगर ऑफ आ गया तो फिर सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। तो ईच और एवरी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको आपके यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं एडजेक्टिव के अंदर। तो ईच और एवरी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है। नेक्स्ट अब मैं अगर आपसे बात करना चाहूं तो बहुत सॉलिड चीज लेकर आ रहा हूं, ऐसा गारंटी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सेंटेंस चेक करते हैं पहले। मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए, मैंने कहा आई हैव मेनी कार्स और मैंने आपको कहा आई हैव मच नॉलेज। इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा राइट है, जल्दी बताइए मुझे, कमेंट कर दीजिए आप तुरंत। दोनों में से कौन सा राइट आपको लग रहा है।
वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सर दोनों ही सही है। क्लियर? क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, समझिएगा कि मेनी का जो यूज होता है वो हमेशा कैसे नाउन के लिए होता है? काउंटेबल के लिए, जबकि मच का यूज हमेशा कैसे नाउन के लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से? ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं तो कार्स कैसा नाउन है? काउंटेबल है तो मेनी होना चाहिए, नॉलेज अनकाउंटेबल है तो मच होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस क्या है? बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये राइट हो ही नहीं सकते। अब आप पूछोगे बोले सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे के लॉजिक समझिएगा। देखिए क्या होता है, इधर मैं लिखता जा रहा हूं, अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेनी और मच का। कभी भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगर आप ये चेक कर लो कि सेंटेंस जो है, मैं यहां बॉक्स बना देता हूं इसका, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा है सेंटेंस आपके? पॉजिटिव है। ठीक है, पहली चीज मेनी और मच चेक करना कैसे? चेक करो कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है और ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर अगर आपको मेनी और मच दिख रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वो बिल्कुल क्या माना जाता है? रॉन्ग माना जाता है। देखिएगा मैंने यहां कहा सेंटेंस में दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो ऑब्वियसली सी बात है सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर अगर मेनी और मच आ रहा है तो बिल्कुल क्या माना जाएगा? गलत। लेकिन अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेंटेंस किसी भी कंडीशन में आपको नेगेटिव दिख जाए, क्या दिख जाए? नेगेटिव, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर मेनी और मच दोनों क्या माने जाएंगे? राइट माने जाएंगे। अरे ये बात समझ में? ठीक है, कि अगर इनको राइट करना है तो मैं कैसे राइट कर दूंगा? मैं करूंगा आई हैव नॉट मेनी कार्स, मैं इसको राइट क्या करूंगा? आई हैव नॉट मच नॉलेज। क्या राइट करूंगा मैं? आई हैव नॉट मच नॉलेज। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में? वेरी गुड। फिर नेक्स्ट चीज आप अच्छे समझिएगा, देखो इसको चेक कैसे करना है। पहले तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। फिर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर नेगेटिव सेंटेंस में मेनी और मच का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ नई चीज समझना, अगर आपको कभी भी जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा दिखे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेंटेंस फिर चाहे पॉजिटिव हो या सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव, दोनों में से कैसा भी हो सकता है सेंटेंस, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर सब्जेक्टिव पोजीशन पर आपको मेनी या मच में से कुछ भी दिख जाए तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? राइट माना जाएगा सब्जेक्टिव पोजीशन पर। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस है, मैनी पीपल came to play cricket, ये सेंटेंस है वो आपके सामने। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है? सब्जेक्टिव पोजीशन। ठीक है, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव पोजीशन है। ये पूरा का पूरा वर्ब पोजीशन बन रहा है, जिसमें आपके सामने फाइनाइट वर्ब भी है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। मैं बहुत जल्दी एक आपके क्लास लेकर आऊंगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की। ठीक है, तो अब यह बात आती है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है और सब्जेक्टिव पोजीशन पर क्या आ रहा है? आपके मेनी आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट नई चीज और समझिएगा आप, जैसे मैं दो सेंटेंस देता हूं, मैंने कहा आई हैव सो मेनी कार्स, ऐसे ही अगर मैंने आपको कहा आई हैव टू मच नॉलेज। क्लियर? अब इस सेंटेंस में आप फोकस करना, जब कभी भी अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आई होप आपको इधर दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूं, मैं नहीं दिखूंगा थोड़ी देर, लेकिन आप समझना, आई थिंक यहां से दिख रहा है आपको। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर आपको सेंटेंस कैसा दिख रहा हो? पॉजिटिव। क्लियर? और किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर अगर मेनी और मच आ रहा है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था गलत होता है, लेकिन उसको सही करने के लिए आप उससे पहले सो का यूज कर सकते हो या टू का यूज कर सकते हो, तो पॉजिटिव में भी क्या माना जाएगा? वो राइट होगा। जैसा कि यहां देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज
ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपके किसी भी तरह से मेनी और मस्ट तभी राइट होगा जब उससे पहले क्या आ रहा हो, सो या टू आ रहा हो। तो बताइए कोई दिक्कत किसी भी तरह से? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। ये मेनी और मच का मैंने पूरी कंडीशंस बता दी है, क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब चेक करोगे ना तो क्वेश्चन में आपको मेनी और मच की एरर तुरंत पकड़ आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे खासे तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेनी और मच के अलावा क्या आपसे चीजें पूछी जाती है। तो मेनी और मच में सिर्फ आप काउंटेबल अनकाउंटेबल तक ही लिमिट मत रखना अपनी। क्वेश्चंस में पोजीशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब चेक करा करें आप, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो एक होता है नो एनी। क्या होता है? नो एनी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आई हैव नो एनी कार। क्या कहा मैंने? आई हैव नो एनी कार। अब इसको आप अच्छे से समझना। देखो कभी भी अगर सेंटेंस में नो और एनी एक साथ दिख जाए, ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल क्या माना जाता है आपके? रॉन्ग होता है। इज दिस क्लियर? अब समझना किस तरह से ये क्वेश्चन पिछले 2018 में पूछा गया, 2019 में दोनों बार ये क्वेश्चन आया है आईबीपीएस पीओ के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स ने फोकस नहीं किया इन पे। तो क्या होता है, नो भी एक अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एनी भी अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और दो एडजेक्टिव एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो अगर नो एनी एक साथ दिख जाए तो रॉन्ग करना। अब इनको अलग अलग करके लिख लो, आ जाएगा। मैंने यहां पर कहा तो मैं ये कह सकता हूं आई हैव नो कार, और इसको अगर मैं ये भी कह सकता हूं आई हैव नॉट एनी कार। क्या कह सकता हूं मैं? आई हैव नॉट एनी कार। तो अब इसमें देखिएगा नो सिंगल आ रहा है तो भी वही मीन निकल रहा है। हैव नॉट जो है आपके, सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है किसी भी तरह से, तो एनी एडजेक्टिव हो चुका है। तो दोनों जगह पर आपके सिंगल एडजेक्टिव के तौर पर ये आ रहे हैं, तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे? बिल्कुल राइट होंगे। आई होप आपको नो एनी अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सारी हम चेक करते हुए चलते हैं। ये स्पेशली वर्ड स्पेशल है, जो मैं आपको स्पेशल कुछ वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं। फिर देखो एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है होल और ऑल। इंग्लिश में जो होल और ऑल होता है इसका मतलब क्या होता है आपके? संपूर्ण, कंप्लीट। आ रही है बात समझ में? ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चंस देखना। मैंने कहा ही वेस्टेड दी होल डे। ऐसे ही मैं आपको कहता हूं ही वेस्टेड होल डे। इसी तरह से मैंने आपको कहा होल इंडिया mourned at the death of मिस्टर कलाम। और यही अगर मैं कहता हूं होल ऑफ इंडिया mourned at the death of मिस्टर कलाम। इनमें से बताते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, आप मत रुकिए, मैं लिखता जा रहा हूं, कमेंट करिएगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। इसी तरह से मैं कहता हूं अगर आपको ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, और यही मैंने कहा आपको सिर्फ ऑल स्टूडेंट आर हैप्पी। यस, जल्दी से कमेंट करिए, आपके कमेंट्स देख रहा हूं मैं। यस, बहुत से बच्चों के सही भी आ रहे, बहुत से के आपके रॉन्ग भी आंसर। चलिए कंडीशन चेक करते हैं हम, होल और ऑल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको यह पता लग चुका है होल और ऑल का हिंदी मीन क्या होता है? कंप्लीटली के सेंस में, संपूर्ण के सेंस में यूज लिया जाता है। पोजीशन चेक करना, जब कभी भी आप होल को देखो तो दो चीजें देखना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर होल ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर आता है तो होल के बाद नाउन तो रहेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना होगा? द, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पोजीशन पर ये अपनी पोजीशन बना रहा है तो भी द लगेगा, और होल के जस्ट बाद ऑफ लगेगा, और फिर क्या आएगा? आपके नाउन आएगा। चेक करते हैं। दिस इज सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कौन सी पोजीशन है? आपके ऑब्जेक्टिव पोजीशन है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर आ रहा है तो चेक करो, होल के बाद नाउन, होल के पहले द, होल के बाद नाउन डे है और होल के पहले द है, तो ये सही है। विदाउट द अगर आ जाए तो क्या माना जाएगा? रॉन्ग। यहां चेक करते ये कैसी पोजीशन बन रही है? सब्जेक्टिव पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है? वर्ब। सब्जेक्टिव पोजीशन पर अगर आ रहा है तो सबसे पहले तो होल और नाउन के बीच में अगर ऑफ नहीं है तो तुरंत उसको गलत कर देना, लेकिन होल और नाउन के बीच में ऑफ लग रहा है तो उससे पहले क्या लगाओगे आप? द लगाओगे। तो यार राइट क्या होगा? द होल ऑफ इंडिया मॉर्न्ड एट द डेथ ऑफ मिस्टर कलाम, ठीक है। अब बात आती है ऑल के बारे में। तो ऑल के बारे में ध्यान रखो,
जब कभी भी ऑल के बाद अगर आर्टिकल द आपको दिख जाए तो आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और अगर द नहीं दिख रहा है तो आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। और दोनों ही कंडीशन में वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। जैसा कि ऑल के बाद आर्टिकल द है तो नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल, जो कि एस लग रहा है, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। लेकिन ऑल के बाद अगर आर्टिकल द नहीं है तो नाउन कैसा होगा, आपके सिंगुलर होगा। बस थोड़ा सा डिग्री में जाकर इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो हम डिग्री पढ़ेंगे तब क्लियर कर देंगे। तो आई थिंक आपको होल और ऑल अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अब हम और क्या क्या कंडीशंस होती है वो सारी हम क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, बैंक से रिलेटेड ही, सिर्फ और सिर्फ बैंक से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इसमें मैंने कहीं भी एसएससी मिक्स नहीं किया, आरपीएससी मिक्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि एसएससी में बहुत वास्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं तो एक होता है आपके बोथ। क्या होता है, बोथ। इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको कहा बोथ बॉय आर हैप्पी, इसी तरह से मैं अगर आपको कहता हूं बोथ बॉयज आर हैप्पी, बताते चलिएगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। बोथ बॉयज आर हैप्पी, ही इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, ही इनवाइटेड अस बोथ। ठीक है, और एक सबसे सुपर क्वेश्चन है ये, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर। इन 5 एग्जाम्पल से आपको बोथ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कभी गारंटी जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए, सबसे पहली चीज, बोथ हमेशा कितने की बात करता है, 2 की। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो, बोथ के बाद नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन अगर आर्टिकल द के बिना आ रहा है ना तो गलत माना जाएगा। राइट तब होगा जब आर्टिकल द होगा। तो पहली चीज, अगर बोथ के बाद आपको सिंगुलर नाउन दिख रहा है तो तुरंत गलत कर देना। बोथ के बाद अगर प्लूरल नाउन दिख रहा है तो तुरंत सही नहीं करना है। ठीक है, चेक कर लो आर्टिकल द है या नहीं है। अगर आर्टिकल द है तो ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, अगर कभी भी आपको बोथ के बाद ऑब्जेक्टिव केस दिखे, बाद में दिखे, तो बीच में क्या आएगा, हमेशा ऑफ आएगा बीच में हमेशा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस बोथ से पहले आ जाए तो बीच में हमारे को ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन बनता है बोथ का। देखो, बोथ के बाद वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। क्या है, अस। तो बाद में है तो हमारे को ऑफ लगाना होगा, लेकिन अगर पहले है तो हमारे को ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर ये सबसे सुपर क्वेश्चन है, समझना। कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पहली चीज तो, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में बोथ ऑफ देम दिख जाए, क्या दिख जाए, बोथ ऑफ देम, और अगर वो सेंटेंस किसी भी तरह से नेगेटिव फॉर्म में है तो बिल्कुल क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बोथ हमेशा बात कितने की करता है, बोथ, यहां चेक करिएगा, बोथ बात कितने की करेगा, 2 की। और जब दोनों में से ही कोई नहीं है तो हम बोथ क्यों लगाएंगे, हम वहां पर राइट क्या करेंगे, नीदर ऑफ देम। क्या करेंगे हम वहां पर, राइट नीदर ऑफ देम। अरे ये बात समझ में? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस सेंटेंस को देखूं तो बोथ ऑफ देम आ रहा है तो अप्रोच ये रहनी चाहिए, बोथ ऑफ देम है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो रॉन्ग माना जाएगा। इसको राइट कैसे करूंगा मैं इसको राइट करूंगा, नीदर ऑफ देम इज हियर। क्योंकि निदर ऑफ देम के साथ कंडीशंस क्या क्या होती है, निदर ऑफ देम के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और साथ ही साथ वो सेंटेंस किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निदर अपने आप में कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो निदर ऑफ देम आ चुका है, वर्ब सिंगुलर है, नेगेटिव है नहीं, तो अब ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्लियर। तो ये आपके बॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और कुछ है हम देख लेते हैं। आज की क्लास हो सकता है 30 मिनट से थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जा सकती है, क्योंकि देखिए डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो 5-10 मिनट आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो बोथ के अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस। ऐसे में कहता हूं देयर वॉज एन एक्सीडेंट ओविंग टू केयरलेसनेस। आप अच्छे से जानते हैं एक होता है ड्यू टू और एक होता है ओविंग टू। दोनों का जो यूज होता है वो हिंदी में तो कहता है के कारण, इंग्लिश में
रीजन शो करने के लिए यूज किया जाता है। ड्यू टू एंड ओविंग टू इज यूज्ड फॉर शोइंग द रीजन, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ओविंग टू होता है ना, वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा। अगर वो मिड में दिख जाए ना आपको कभी भी, तो सेंटेंस में गलत माना जाता है, सीधा सा फंडा। अब मैं कहता हूं लापरवाही के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ, केयरलेसनेस के कारण क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो अगर ओविंग टू मिड में आ रहा है ना तो रॉन्ग होगा, ड्यू टू क्या होगा, राइट। तो इसको अगर मैं ओविंग टू के साथ सही करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, ओविंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो ओविंग टू का आ चुका है स्टार्टिंग में, तो राइट होगा। मिड में हमेशा क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। आई होप आपको ओविंग टू और ड्यू टू अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वही क्वेश्चन है, वही एडजेक्टिव उठा रहा हूं जो बैंक में पूछे जाते हैं। आपने बहुत से बार देखा होगा, ओविंग टू के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखिए, एक होता है आपके अदर, एक होता है अनदर, और एक होता है एनी अदर। क्लियर। क्वेश्चन चेक करते हैं इनके। मैंने आपको कहा आई हैव परचेज्ड अनदर बुक, यही मैं कहता हूं आई हैव परचेज्ड अदर बुक्स, और यही मैं कहता हूं आई हैव परचेज्ड एनी अदर बुक। इसी तरह से मैं कहता हूं आई हैव नॉट विजिटेड अदर प्लेसेस, आई हैव नॉट विजिटेड अनदर प्लेसेस, आई हैव नॉट विजिटेड एनी अदर प्लेस, और आई हैव नॉट विजिटेड एनी अदर प्लेसेज, ठीक है। अब ये आपके सामने यहां पर इतने सारे सेंटेंस है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। दिख नहीं रहा हो तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे खासे तरीके से इसको, जो भी राइट लग रहा है रॉन्ग लग रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम। सबसे पहली चीज, अदर अनादर एनी अदर। अदर और अनादर का यूज हमेशा कैसे सेंटेंस में होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी अदर का यूज हमेशा कैसे सेंटेंस में होता है, नेगेटिव। क्लियर है। अब बात आती है तो अदर के बाद नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल, जबकि अनादर के बाद नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। एनी अदर अगर दिख जाए तो एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन भी सही माना जाता है, तो एनी अदर के साथ प्लूरल नाउन भी क्या होता है, सही होता है। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं अप्रोच क्या रहनी चाहिए। जब कभी भी अदर और अनदर दिखे तो सबसे पहले चेक करो ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको पॉजिटिव नेगेटिव में अगर अदर और अनदर दिख जाए तो नेगेटिव में दिखते ही आप अदर और अनदर को तुरंत क्या करोगे, रॉन्ग करोगे। और एनी अदर अगर कभी पॉजिटिव में दिख जाए तो उसको भी तुरंत रॉन्ग करना है। फिर ये चेक करो कि अनदर के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सही है, अदर के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो सही है। लेकिन एनी अदर का यूज आप नेगेटिव में तो करोगे ही, लेकिन ये चेक कर लो कि एनी अदर के बाद सिंगुलर भी राइट है तो एनी अदर के बाद आपके प्लूरल भी राइट है। आई होप आपको अदर अनदर एनी अदर अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या आपके वर्ड स्पेशल एडजेक्टिव की क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी आपको ये क्लास। चलिए देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचा वर्ड स्पेशल में, एक आध वर्ड्स और देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो देखिए, एक होता है आपके सम और एक होता है एनी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, इसी तरह से मैं कहता हूं आई हैव नॉट एनी बुक। इसी तरह से मैं कहता हूं अगर आपको हैव यू एनी बुक और हैव यू सम बुक, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूं एक सेंटेंस, कैन यू लैंड मी सम मनी, कैन यू लैंड मी एनी मनी, ठीक है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा क्विक, कौन कौन से राइट है कौन सा रॉन्ग है, जल्दी बताइएगा। ओके चलिए देखते हैं अब। देखो सबसे पहली चीज, सम का यूज जो होता है ना वो हमेशा कैसे सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव में।
जबकि एनी का यूज हमेशा कैसे में होता है, नेगेटिव में, और साथ ही साथ इंटेरोगेटिव में भी होता है। क्लियर? कंडीशन चेक करते हैं। जब कभी भी अगर आपको सम किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव के अलावा अगर इंटेरोगेटिव में दिख जाए तो वहां चेक कर लेना उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस होना चाहिए, तो सम राइट माना जाएगा। अगर रिक्वेस्ट का सेंस नहीं है और फिर इंटेरोगेटिव है तो राइट क्या माना जाता है, एनी। मैंने कहा यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो पहली चीज तो अगर नोट आया है, नेगेटिव है तो एनी राइट होगा, पॉजिटिव है तो सम राइट होगा। यहाँ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है चारों। मैंने किसी से पूछा हैव यू एनी बुक, तो मैं रिक्वेस्ट थोड़े ना कर रहा हूँ, इट्स जस्ट क्वेरिंग। क्लियर? ये क्वेरी कर रहा हूं मैं, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास कोई किताब है, तो रिक्वेस्ट है नहीं तो क्या राइट होगा, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में एनी और सम क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहां भी आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो ऐसी कंडीशन में आप चेक करिए, कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। अब ये मैं उससे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ऐसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव होने पर आप किसका यूज करोगे, सम का, और एनी का यूज आप नहीं करोगे। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो वो भी बता दीजिए। आई होप आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। है कोई डाउट आपको किसी भी तरह से? नहीं है? वेरी गुड, क्लियर। तो ये हमारे कुछ आप लोगों के सामने मैंने वर्ड स्पेशल उठाए, जिसमें ईच, एवरी मैंने डिस्कस किया, नो एनी डिस्कस किया, मैंने आपसे मच, मैनी डिस्कस किया, मैंने आपसे होल, ऑल डिस्कस किया, बोथ, ड्यू टू, ओविंग टू, अदर, अनदर, एनी अदर। ठीक है, इसी तरह से ये अभी सम और एनी। हम टोटली मैंने आपसे लगभग 15 एडजेक्टिव आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिए, जो स्पेशली बैंक एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, इससे पहले वोकेबलरी की क्लासेज आप लोगों ने बहुत लाइक की है। देखिए, मेरा एक ही फंडा है कि अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, ठीक है, तो मैं आपके लिए हमेशा बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा। ग्रामर का है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एरर स्पॉटिंग है तो ट्रिक्स भी बताऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर होते ही जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वोकेबलरी है तो ऐसा लेवल होगा वोकेबलरी का जो एक्चुअल के अंदर आपसे पूछा जाता है। छोटी मोटी वोकेबलरी याद करने से कोई मतलब नहीं है यार, किसी भी तरह से। ओके, तो अगर क्लास पसंद आई है तो इसको आप प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।